शादीशुदा औरत के इश्क में एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली। कभी उसने सोचा नहीं होगा कि एक दोस्त के खून के प्यासा हो जाएगा और एक औरत की वजह से एक दोस्त अपने ही दोस्त का जान लेने पर उतारू हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आपको बता दें कि आज की जो हमारी ये स्टोरी है, उस स्टोरी में राधा नाम की जो औरत है, जिसकी वजह से प्रांशु का कत्ल किया गया, उस बेचारी को इस अपराध की भनक तक नहीं थी। इसकी वजह शायद वह थी कि वह लल्लन और प्रांशु को जो देश सुख दे रही थी, वह उस गरीब की मजबूरी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दो दोस्त के बीच ऐसी नौबत आ जाएगी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का खून का प्यासा हो जाएगा। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, आज इसी पर आधारित है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में एक गांव है गुरदीन का पूर्वा। मजरा रसूलपुर गंगा घाट के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने वहां एक युवक की लाश पड़ी देखी। बच्चों ने लाश देखी तो शोर मचा करके आसपास के लोगों को बुला लिया। कुछ ही देर में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। खबर सुन करके रसूलपुर गांव के प्रधान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फोन पर घटना की सूचना डलमऊ थाना क्षेत्र को दी। सूचना पाकर के इंस्पेक्टर श्री राम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृत जो युवक थे, उनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल थी। उसके गले पर रस्सी नुमा किसी चीज से कसे जाने के निशान थे। शरीर पर भी चोट के निशान थे। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण किया गया तो वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर हीरो कंपनी की एक बाइक लवारिस हालत में खड़ी मिली। संभावना थी कि वह मृतक की ही रही होगी। इसी बीच सीईओ डलमऊ आरपी शाही भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों के लाश की शिनाख्त कराई, लेकिन कोई भी लाश को नहीं पहचान सका। पुलिस अभी अपना काम कर ही रही थी कि एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने लाश देखकर उसकी शिनाख्त अपने 20 वर्षीय बेटे प्रांशु तिवारी के रूप में की। यह बात 25 फरवरी 2020 की है। शिनाख्त करने वाले मदन लाल तिवारी थे और वह डलमऊ कस्बे के सरंदाजपुर मोहल्ले में रहते थे। मदन लाल तिवारी ने बताया कि प्रांशु एक दिन पहले 24 फरवरी की शाम 7 बजे घर से निकला था। उसे उसके दोस्त पिंटू जोशी और पप्पू जोशी बुला करके ले गए थे। वो दोनों डलमऊ में टिकैतगंज में रहते थे। संभवतः उन्होंने ही प्रांशु को मारा होगा। मदन लाल तिवारी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। थाने आकर के इंस्पेक्टर श्री राम ने मदन लाल की लिखित तहरीर पर पिंटू जोशी व पप्पू जोशी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर श्री राम ने केस की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि मृतक प्रांशु तिवारी के सुजीपुर गांव की राधा नाम की महिला से नाजायज संबंध थे। इस बात की और गहराई से छानबीन की गई और राधा के प्रांशु के अलावा प्रांशु के पड़ोसी अशोक निषाद उर्फ कल्लन से भी नाजायज संबंध होने की बात सामने आई। इस बात को लेकर के दोनों में विवाद भी हो चुका था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर श्रीराम ने सोचा कि कहीं प्रांशु की हत्या इसी महिला से संबंधों के चलते तो नहीं हुई है। पुलिस को यह भी पता चला कि पिंटू जोशी और पप्पू जोशी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इंस्पेक्टर श्रीराम का शक तब और मजबूत हो गया जब कल्लन अपने घर से फरार मिला। पिंटू और पप्पू भी फरार थे। इंस्पेक्टर श्रीराम ने उनका पता लगाने के लिए अपने विश्वस्त मुखबिरों को लगा दिया। घटना से 2 दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पिंटू जोशी, पप्पू जोशी और अशोक निषाद उर्फ कल्लन को सुजीपुर शराब के ठेके के पीछे मैदान से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने चौथे साथी डलमऊ के भीमगंज मोहल्ला निवासी राजकुमार का नाम भी बता दिया। राधा उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र के गांव सुरजीतपुर में रहती थी। 35 वर्षीय राधा 2 बच्चों की मां थी। उसके पति का नाम बबलू था, जो कहीं बाहर रहकर नौकरी करता था।
अपनी नौकरी से वह इतने पैसे नहीं जुटा पाता था कि उसके बीवी बच्चों का खर्च चल सके। बड़ी मुश्किल से परिवार की 2 जून की रोटी मिल पाती थी। एक तो पति घर से दूर और उस पर आर्थिक अभाव, दोनों ही बातों ने राधा को परेशान कर रखा था। शरीर की आग तो बुझना दूर, पेट की आग को शांत करने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे में राधा का तन-मन बहकने लगा और इसी बीच इन लोगों से संपर्क हुआ। अशोक निषाद उर्फ कल्लन डलमऊ कस्बे के सरंदाजपुर मोहल्ले में रहता था। कल्लन के पिता राजेंद्र शराब के एक ठेके पर सेल्समैन थे। कल्लन के 2 भाई और एक बहन थी। कल्लन सबसे बड़ा था। वर्षीय कल्लन भी सुरजीपुर के शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता था। डलमऊ से सुरजीपुर की दूरी महज 2 किलोमीटर थी। काम पर वह अपनी बाइक से आता जाता था। कल्लन ने राधा के हुस्न को देखा तो उसे पाने की चाहत पाल बैठा। उसके पति के काफी समय से दूर होने और आर्थिक अभाव के बारे में कल्लन जानता था। राधा से नजदीकी बढ़ाने के लिए जब उससे हमदर्दी दिखाने लगा। राधा कल्लन के बारे में सब जानती थी। वह उससे 12 साल छोटा था। राधा को समझते देर नहीं लगी कि कल्लन उससे क्यों हमदर्दी दिखा रहा था। यह बात समझते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। फिर उसका झुकाव भी कल्लन की ओर हो गया। एक दिन कल्लन राधा के घर के सामने से जा रहा था तो राधा घर की चौखट पर बैठी थी। उस समय दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अच्छा मौका देख करके कल्लन बोला, राधा मुझसे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। कल्लन, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुन रखा था, तुम उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हो, जो दूसरों का दुख बांटने की हिम्मत रखते हो, वरना इस जालिम दुनिया में कोई किसी के बारे में कहाँ सोचता है। ये राधा ने कहा। राधा, दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। खैर तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। चाहो तो बदले में तुम मेरा कुछ काम कर दिया करना। ठीक है, तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारा काम कर दिया करूंगी, राधा ने कहा। यह सुनकर के कल्लन ने राधा के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा तो राधा ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसके हाथ पर अपना गाल रखकर आशा भरी नजरों से उस तरफ देखा। कल्लन ने मौके का फायदा उठाने के लिए राधा के हाथों पर 500 रुपए रखते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हें इनकी जरूरत है। राधा तो वैसे भी अभाव में जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए उसने कल्लन द्वारा दिए गए पैसे अपनी मुट्ठी में दबा लिए। इससे कल्लन की हिम्मत और बढ़ गई। वह हर रोज राधा से मिलने लगा, उसके घर जाने लगा। वह राधा के बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर के आता था। कभी कभी वह राधा को पैसे भी देता था। इस तरह वह राधा को खैर ख्वाह बन गया। राधा हालात के थपेरे में डोलती रही, ऐसे जैसे नाव डोलती है जिसका माझी उसके पास नहीं था। इसलिए वह कल्लन के एहसान तले अपने ऊपर लादती चली गई और एहसानों की ईंट पर ईंट चढ़ती जा रही थी, जिसके चलते राधा भी कल्लन का पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसे खाना खाए बिना नहीं जाने देती थी, लेकिन कल्लन के मन में तो राधा की देह की चाहत थी, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन उसने कहा, राधा तुम खुद को अकेली मत समझना, मैं हर तरह से तुम्हारा बना रहूंगा। यह सुनकर राधा उसकी तरफ चाहत भरी नजरों से देखने लगी। कल्लन समझ गया कि वह पूरी तरह शीशे में उतर चुकी है, इसलिए उसके करीब आ गया और उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाकर बोला, सच कह रहा हूँ राधा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना अब मेरी जिम्मेवारी है। हाथ थामने से राधा के शरीर में भी हलचल पैदा हो गई। कल्लन के हाथों की हरकत बढ़ने लगी। इस पर नतीजा यह निकला कि दोनों बेकाबू हो गए और अपनी हसरत पूरी करके ही माने। कल्लन ने राधा की सोई हुई भावनाओं को जगाया तो उसने देह सुख की खातिर सारी नैतिकताओं को ठेंगा दिखा दिया। कल्लन और राधा के अवैध संबंध बने तो फिर बार बार दोहराए जाने लगे। राधा को कल्लन के पैसे का लालच थी तो था ही, अब वह उससे खुलकर पैसे मांगने लगी। कल्लन चूंकि उसके जिस्म का लुत्फ उठा चुका था, इसलिए पैसा देने में कोई गुरेज नहीं करता था। इस तरह एक तरफ राधा की दैहिक जरूरतें पूरी होने लगी थी तो दूसरी तरफ कल्लन उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने लगा था। काफी अरसे के बाद राधा की जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे थे। डलमऊ के
सरंदाजपुर मोहल्ले में कल्लन के पड़ोस में मदन लाल तिवारी का परिवार रहता था। मदन लाल पूर्व सैनिक थे। वह सन 2003 में सेना से रिटायर हो चुके थे। परिवार में उनकी पत्नी अनीता के अलावा एक बेटी व 3 बेटे प्रांशु, अजीत और बउआ के नाम से मशहूर थे। 20 वर्षीय प्रांशु बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसकी और कल्लन की अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ खाते पीते थे। एक दिन शराब के नशे में कल्लन ने प्रांशु को अपने और राधा के संबंधों के बारे में बता दिया। यह सुनकर के प्रांशु चौंका। यह उसके लिए चिराग तले अंधेरे वाली बात थी। कुंवारा प्रांशु किसी भी औरत के सानिध्य के लिए तरस रहा था। राधा की हकीकत पता चली तो उसे अपनी मुराद पूरी होती दिखाई दी। राधा अपने शबाब का दरिया बहा रही थी और उसे खबर तक नहीं थी। वह भी राधा के बखूबी परिचित था। प्रांशु के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि जब कल्लन राधा के साथ रातें रंगीन कर सकता है तो वह क्यों नहीं। अगले दिन प्रांशु कल्लन से मिला तो बोला, तुम राधा से मेरे भी संबंध बनवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे संबंधों की बात पूरे गांव में फैला दूंगा। कल्लन का राधा से कोई दिली लगाव तो था नहीं। वह तो उसकी वासना की पूर्ति का साधन मात्र था। उससे दोस्त के साथ बांटने में कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी प्रांशु का मुंह बंद करना जरूरी था। इसलिए उसने राधा को प्रांशु की शर्त बताते हुए समझाया, देखो राधा, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वह हमारी पोल खोल देगा। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें उसे खुश करना ही पड़ेगा। राधा के लिए जैसा कल्लन था वैसा ही प्रांशु भी था। उसने हाँ कर दी। इस बातचीत के बाद कल्लन ने यह बात प्रांशु को बता दी। फलस्वरूप वह उसी दिन शाम को राधा के घर पहुंच गया। दोनों पहले से ही बखूबी परिचित थे। दोनों में खूब बातें हुई। सारी बातें चूंकि पहले से तय थी, इसलिए दोनों के बीच अब तक बनी संकोच की दीवार गिरते देर नहीं लगी। प्रांशु के शारीरिक संबंध बने तो राधा को एक अलग तरह की सुखद अनुभूति हुई। प्रांशु कल्लन से अधिक सुंदर, स्वस्थ था और बिस्तर पर खेले जाने वाले खेल का भी जबरदस्त खिलाड़ी था। जोश में भी वह होश और संयम से खेल को देर तक खेलता था, जबकि कल्लन इसके ठीक विपरीत था। राधा की ख्वाहिशों का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था। ऐसे में राधा प्रांशु के ज़्यादा नज़दीक आने लगी और कल्लन से दूरी बनाने लगी। प्रांशु के संपर्क में आने के बाद वह कल्लन को और उसके एहसानों को भूलने लगी। कल्लन को भी समझते देर नहीं लगी कि राधा प्रांशु की वजह से उससे दूरी बना रही है। यह बात उसे अखरने लगी। राधा को फंसाने की सारी मेहनत उसने भी, और प्रांशु बिना किसी मेहनत के फल खा रहा था। इस बात को लेकर के प्रांशु और कल्लन में मनमुटाव होने लगा। इस बीच कल्लन का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। जब उसका प्रांशु से विवाद हुआ तो प्रांशु ने कल्लन से कहा था कि वह उसकी दूसरी टांग भी तुड़वा देगा। कल्लन को उसकी यह धमकी चुभ गई। इसके बाद उसने कांटा बने प्रांशु को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। कल्लन की दोस्ती डलमऊ के ही मोहल्ला टिकैतगंज में रहने वाले शातिर अपराधी पिंटू जोशी और पप्पू उर्फ गिरीश जोशी से थी। ये दोनों प्रांशु के भी दोस्त थे। कल्लन ने पिंटू जोशी से प्रांशु की हत्या करने को कहा। उसने हत्या के एवज में 25,000 रुपये देने की बात भी कही। पिंटू तो अपराधी था ही, इसलिए वह प्रांशु की हत्या करने को तैयार हो गया। उसकी सहमति के बाद कल्लन ने सुपारी की रकम के आधे पैसे यानी 12,500 रुपये पिंटू को दे दिए। पिंटू ने पप्पू के साथ साथ इस योजना में भीमगंज मोहल्ला निवासी राजकुमार को भी शामिल कर लिया। चारों ने मिलकर के प्रांशु की हत्या की योजना बनाई। 24 फरवरी की शाम 7 बजे पिंटू और पप्पू जोशी कल्लन की बाइक से प्रांशु के घर पहुंचे। पार्टी देने की बात कह करके वो प्रांशु को सुरजीतपुर ले गए। वहां के लोग शराब के ठेके के पीछे खाली पड़े मैदान में पहुंचे तो वहां कल्लन और राजकुमार पहले से मौजूद थे। सबने वहां बैठकर शराब पी और खाना खाया। पिंटू कल्लन और प्रांशु के बीच सुलह कराने का नाटक करते हुए प्रांशु को मनाने लगा। इस बात पर प्रांशु और कल्लन के बीच देर रात तक बहस चलती रही। फिर प्रांशु के शराब के नशे में होने पर सबने मिलकर क्लच वायर से गला कस करके उसकी हत्या कर दी। पिंटू और पप्पू कल्लन की बाइक पर प्रांशु की लाश रखकर उसे गुरदीप का पूर्वा में गंगा घाट के किनारे ले गया। उन्होंने उसकी लाश फेंक दी और फरार हो गए।
घटना के बाद से सभी अपने घरों से फरार हो गए, लेकिन मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हीरो बाइक नंबर यूपी 33Q 6990 भी बरामद कर ली। हत्या में प्रयुक्त क्लचर वायर भी बरामद कर लिया गया। फिर आवश्यक कानूनी और औपचारिकताएं पूरी करके तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वीडियो बनाए जाने तक अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि एक दोस्त और दोस्तों के बीच जो संबंध होता है वह कहीं ना कहीं अवैध संबंध को लेकर के इसमें खटास पैदा होती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।